अजमेर शरीफ की जो बड़ी देग है ना, बड़ी देग, उसमें एक शख्स कूद दिया। अब वहां तो बहुत सारे खादिम होते हैं भाई, एक से बढ़ के एक, हट्टे कट्टे नौजवान लड़के रहते हैं वहां, टोपी वोपी अपना लगा के फिरते हैं। कूद दिया उस खादिम ने। वो लड़का जो कूदा वो पैसे बटोर रहा था वहां से, उस लड़के को कूट दिया। और देखो कितने प्यार से देग में से निकाला उसको बाहर, खींच काच के, फिर बाहर को भी कूटा, उसे ले जाके साइड में को, वहां भी कूटा, कुटाई करी। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना सा, वो लड़का कूटने वाला वो मुस्लिम ही है, हिंदू नहीं है लड़का, वो मुस्लिम है। अंदाजा ये लगाइए, ये जो पैसा है, जिस पैसे से इन्होंने आलीशान अपने महल बना रखे हैं इन लोगों ने, खादिमों ने जो यहाँ पर रहते हैं, इनकी मेहनत की कमाई नहीं है, वो बेवकूफ लोगों की कमाई है सारी। हिंदू भी और मुस्लिम भी जो वहां जा जाके वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो अपने दुख दूर करवाते हैं वहां जा जाके, ये उन लोगों की कमाई है। अगर ये पैसा इनकी जेब का होता तो उस लड़के का ये कत्ल कर देते। सच में ये तो पैसा इनका नहीं है जो इसको इतना मारा इन लोगों ने। खुद का हो तो क्या हश्र करें ये। मैं गया था, मैं देखी भी बात करता हूँ भाई, मुझे देखी हुई बातों में मजा आता है, सच्चाई तभी मजा आता है, सच्चाई बोलने में। मैंने खुद देखे इन लोगों के घर, 2-3 के घर देखे थे मैंने, वाकई क्या महल बना रखे भाई इन लोगों ने। कोई कारोबार नहीं इनका, यही कारोबार है बस। यहाँ पर रहना है, साफ सफाई करनी है, साफ सफाई के लिए भी और नौकर रख रखे भाई, ये नहीं करते साफ सफाई भी। इनकी जो जिम्मेदारी, इस देख की जिम्मेदारी है इनकी, जहां जहां पर भी ये पैसा आता है उनकी जिम्मेदारी यहाँ इन लोगों के ऊपर है। बाकी साफ सफाई, नाली साफ करना, वहां का कूड़ा कचरा उठाना, उन लोगों के लिए अलग नौकर रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये जिम्मेदार है वहां के, बहुत बड़े जिम्मेदार, आलीशान महलों के मालिक हैं ये। और बेवकूफ लोग यहाँ इनको मालदार करने पर लगे हुए हैं, बेवकूफ, हिंदू भी और मुसलमान भी, दोनों है ये सब। पता नहीं क्या इनसे दुख तो अपने दूर करवाने जाते हो भाई। तुम कैसे किसी से दुख दूर करवा दे, तो वो अपने खुद की मक्खी तक नहीं उड़ा सकते हैं, जिनकी कब्रों पे तुम पैसा चढ़ा चढ़ा के आते हो। किसी को कलियर वाले करते ठीक, मैं भी कलियर भी गया था, मैं चक्कर सब जगह लगाते रहूं, प्रूफ के साथ अभी बताऊंगा। कलियर वाली वीडियो भी मेरे पास है, डाली थी मैंने टिकटॉक पे, तो मैंने डाली थी, मैं यहाँ भी डाल दूंगा। मैं वहां भी देख के आया था ड्रामे, बड़े बड़े ड्रामे हो रहे वहां, लड़कियां सिर फोड़ रही, खून निकाल लिया, एक बंदा ने ब्लेड निकाला, ओए हाय देख के मैं डर गया भाई। उसने खच कर इतना गहरा जख्म मारा यूं पूरे हाथ पे अपने। भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? इस पे कुछ आया हुआ, इस पे कुछ वहीं का बंदा, पहले से ही निशान है उसके, जो पहले जख्म करे होंगे ना, वो जख्म ठीक होने के निशान रह जाते हैं शरीर पर, ऐसी बात नहीं, वहीं का बंदा है वो। बेवकूफ बना रहे बस लोगों का। करो तुम मालदार होने जाके, बहुत पिटा बेचारा, मुस्लिम का ही लड़का पिटने वाला, हिंदू का ना। सानिया परवीन और विजेंदर 11 साल पहले दोनों बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। मोहब्बत ऐसी के दुनिया समाज इनके सामने कुछ नहीं था, बहुत मोहब्बत थी। अब मोहब्बत में इधर उधर चोरी छिपे मिलना मिलाना था। खबर परिवार को लग गई, परिवार वालों ने दोनों को समझाया, विजेंदर के परिवार वालों ने भी, सानिया के परिवार वालों ने भी। लेकिन प्यार तो प्यार है, और प्रेमी कहाँ मानने वाले। प्यार पे जब पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। बागी हो गए दोनों प्रेमी, जिद पकड़ ली, शादी एक दूसरे से करेंगे। दोनों के परिवार वालों ने इनकार कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो वही हिंदू मुस्लिम वाला मामला, मना किया गया, नहीं माने। दोनों ने तरकीब से घर से निकले और मंदिर में शादी कर ली। सानिया का नाम रखा गया सोनी। 11 साल पहले इन्होंने शादी की थी। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में ये रहा करते थे। 31 मार्च 2026 सुबह का वक्त विजेंदर का भाई इनके घर पे आया। आके देखा विजेंदर की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, पुलिस ने अपना पंचनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। भाई ने सोनी के नाम लगाया कि पत्नी ने ही उसको मारा है, जो भाभी है उसकी, उसने ही। सोनी की तलाश में पुलिस लगी। अपना 3-4 दिन के दौरान ये भी गिरफ्तार हो गई। इससे पूछताछ हुई। पूछताछ में इसने बताया 2 बच्चे हैं इनके, एक 9 साल का, एक 6 साल का। इसने बताया कि शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, उसके बाद बहुत मारता था। आए दिन शराब पी के आया करता था और मेरी दही सुझा दिया करता था। 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन इसकी वो हरकत बंद नहीं हुई। शराब पी के आना, मेरे साथ मार पिटाई करना, कभी भी घर के बाहर खड़ा कर दिया करता था, मोहल्ले में सबके सामने जलील करता था, बेइज्जत करता था, बहुत मारता था। कब तक बर्दाश्त करती। 31 मार्च को दोनों ने शराब पी, सोनी ने भी शराब पी। अपना वो खाना पीना खा के शराब में अपना सो गया, गहरी नींद में था। रात को उन्होंने गला दबाया, सोनी ने मार के फरार हो गई।
प्यार मामूली चीज थोड़ा ही ना है, बहुत बड़ी चीज है प्यार। अच्छा, क्या सोचते हो, माँ बाप को तकलीफ देके तुम सुख से रह लोगे? कभी भी नहीं रहने के। करके देखो, और जितने भी इस लाइन पे लगे हुए ना, करके देखो, जब तुम भागोगे और तुम्हारे आटा दाल। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने हिला के रख दिया सबको। आप ये तस्वीर देखिए, एक पति पत्नी और एक बच्ची की ये तस्वीर है। एक अच्छी खासी खूबसूरत फैमिली, लेकिन इन फैमिली के साथ जो घटना घटी वो बड़ी हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश के गोंडा का एक गांव है हीडा। यहाँ के रहने वाले हैं बाबूलाल वर्मा। 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। पत्नी की इनकी पहले मौत हो चुकी थी। इनका बेटा लालचंद, उसकी भी मौत हो चुकी थी। घर में इनकी बहू थी, 50 साल उनकी उम्र, उर्मिला उनका नाम था। कैंसर से उनकी भी मौत हो गई। उर्मिला की बेटी है, रेखा उनका नाम है। उर्मिला की शादी दीपक नाम के लड़के से इन्होंने की थी नोएडा में, वो नोएडा का रहने वाला। उर्मिला के मौत के बाद ये लोग भी गांव में पहुंचे, दीपक और रेखा अपनी बच्ची को लेकर। 4 साल की इनकी बेटी। अब उर्मिला जी का अंतिम संस्कार होना था सरयू नदी के किनारे। वहां जो प्रतिक्रियाएं होती हैं अंतिम संस्कार की, वो सब कुछ करने के लिए लग गए। वहां के स्थानीय लोगों ने दीपक को बताया, जिम्मेदार दीपक ही था और कोई परिवार में था नहीं, अंतिम संस्कार इसको ही करना था। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में मगरमच्छ है, जरा ध्यान से करना, जो भी कुछ तुम करो ध्यान से, ध्यान रखना इस चीज का। पहले उसने खूंटा वगैरह गाड़ा, गड्ढा वड्ढा जो खोदते हैं वो किया। हाथ धोने के लिए जैसे ही वो नदी किनारे गया, झुका, वहां बड़ी ही फुर्ती से एक मगरमच्छ आया और दीपक का सर उसने अपने जबड़े में लिया और बड़ी फुर्ती से अंदर लेके चले गया। कोशिश की लोगों ने, लेकिन जान जोखिम में कौन डाले, बस वहीं तक कोशिश की जहां तक वो दीपक था। पानी में अंदर जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक वहीं का लड़का है, मनोज नाम है शायद उसका, वो पानी में गिर भी गया। काफी उसने कोशिश की, मतलब वहां तक थोड़ी अंदर भी गया, लेकिन उसको भी डर लग गया। वहां मगरमच्छ इतने भयानक है, इतने खतरनाक है। अब दीपक की तलाश की जा रही है। जिंदा तो मुश्किल ही बचा होगा। जब से वो मगरमच्छ उसको अंदर ले गया, फिर वो मगरमच्छ ऊपर ही नहीं आया, पता नहीं कैसे, कहाँ पानी में दिखा, बस वो इस तरह से जा रहा है। दीपक को खींच के लेके चला गया। SDRF की टीम लगी हुई है, जो नाविक है, नाव वगैरह चलाते हैं, वो लोग तलाश कर रहे हैं कि बॉडी मिल जाए कम से कम। मुश्किल है, बॉडी भी मिलना मुश्किल है। ये मगरमच्छ इतना खतरनाक होता है पानी के अंदर, वाकई में खा गया होगा सब। कैसा प्यारा जोड़ा था बेचारों का, सास के अंतिम संस्कार में आया था, खुद ही खत्म। ऐसे ऐसे हादसों से तमाम वो लोग जो जाते हैं ऐसे ऐसी जगहों पर, भाई ख्याल रखें। ये हैं हुमायरा खान, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की रहने वाली। जिस ऑफिस में जॉब किया करती थी, उसी ऑफिस में एक आदर्श नाम का लड़का भी काम किया करता था। हुमायरा और आदर्श की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, मिलना मिलाना शुरू। दोनों ने शादी करने का इरादा किया। आदर्श ने कहा कि परिजनों से बात करते हैं। आदर्श हुमायरा को अपने घर लेके गया, अपने परिवार से मिलाया। परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया, लड़की मुस्लिम लड़का हिंदू, के बिल्कुल नहीं। आदर्श ने जिद पकड़ ली, मरने वरने की धमकी दी। परिवार के लोग मान गए कि ठीक है कर देंगे, लेकिन हुमायरा के परिवार के जब मानेंगे तब हम शादी करेंगे, इससे पहले हम शादी नहीं करेंगे। परिवार ने सही कहा। इधर हुमायरा ने अपने परिवार से बात की कि आदर्श से प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है। उनके परिवार वालों ने भी साफ इनकार कर दिया, लड़का हिंदू और तू मुस्लिम, बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता। हुमायरा की जॉब बंद, घर में कैद कर दिया गया। घर में रही, 4-5 दिन ऐसे बीत गए। प्यार तो प्यार है, कहते हैं प्यार पे जब पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। एक दिन फोन पर किसी तरह से इसने आदर्श से बात की और घर से निकल गई। निकल के ये मंदिर में गई, वहां जाके इन्होंने शादी कर ली। शादी की खबर हुमायरा खान के घर परिवार को लगी। हुमायरा के जो पिताजी हैं असलम, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी गम में बेटी ने जो ये शादी की। सूचना समाप्त। बरेली के जनपद सिविल लाइंस में है अल्टीमेट फिटनेस जिम। इस जिम के मालिक है अकरम बेग और आलम बेग। MBBS महिला डॉक्टर। इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई। 2 साल पहले इन्होंने जिम ज्वाइन किया था। वहां पर अकरम ने इनसे कहा कि हम ऐसी दवाई देंगे तुम्हें कि आपका जो वजन है वो बहुत तेजी से कम होता चला जाएगा। इनको एक दवाई पिलाई गई, ये बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद इनको एक रूम में ले जाया गया, वहां
इनके साथ रेप हुआ। दोनों भाइयों ने इनसे रेप किया, इनकी वीडियो भी बना ली। उसके बाद पिछले 2 साल से ये लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं और बारी बारी से दोनों भैया रेप करते हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों भैया को गिरफ्तार किया। आप देख रहे हो हाथ जोड़ के खड़े हैं। इन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए की ये मांग कर रहे थे, 80,000 रुपये ये दे भी चुकी। 2 साल बाद जब इन्होंने जिम जाना बंद कर दिया, सुन ना बात को, 2 साल बाद जब जिम जाना बंद कर दिया तो ये लोग घर पे पहुंचे, वहां धमकियां दी। 80,000 इन्होंने दे भी दिए। उसके बाद जब ये ज्यादा परेशान हुई तब कहीं जाके इन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। दोनों भैया गिरफ्तार हो गए। एक कुछ चुभते हुए सवाल हैं। इन दोनों ने कबूल भी किया, इनके पास से पेन ड्राइव भी बरामद हुई है। इन्होंने माफिया भी मांगी। हिंदू संगठनों ने कहा कि जिम में महिला ट्रेनर होनी चाहिए। ये सही बात नहीं है कि किसी की भी बहन, बेटी, बीवी जिम करने जाती है, उनके शरीर पर आप हाथ लगाओ, टच करो, ऐसे करना है, यूं करना है, आगे पीछे सीने पर। आपने देखी होंगी वीडियो, क्या जबान से बोलूं। तो उन्होंने मांग की है कि जिम में महिला ट्रेनर होनी चाहिए, कोई भी जिम हो। काफी लोगों का कहना है कि जब ये लोग इस तरह के काम करते हैं, इतनी घटनाएं सामने आती हैं, फिर भी ये महिलाएं, हिंदू महिलाएं क्यों जाती हैं या इन लोगों के जिमों में। जिम की बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी घटनाएं बाहर निकल के सामने आ गई। कई ऐसी घटनाएं हैं कि कई साल में खुली। वो पढ़ी लिखी जब ये डॉक्टर है, MBBS वैसे ही नहीं बनते, समझदार भी होंगी। 2 साल तक चुप्पी साधना ये बहुत गलत बात है। आरोपी को बढ़ावा मिलता है इन चीजों से और 2 साल तक वो प्रताड़ित करते रहे। और जब आप ब्लैकमेल हो रही थी, आपके साथ इतनी घटनाओं को अंजाम दे दिया उन लोगों ने, आपको 2 साल तक जिम में नहीं जाना था। चलो कोई भी मजबूरी रही हो, लाज की वजह से, इज्जत की खातिर आप लोग जाती हो, चले जाती हो वहां, डरती हो। 2 साल बाद जो आंख खुली है आपकी, ये आंखें आपको पहले ही खोलनी थी ताकि आरोपी पहले ही पकड़े जाते। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत महिलाओं के साथ ऐसा होता रहता है कि उनकी वीडियो वगैरह की धमकी देते हैं और उनके साथ कई साल तक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ये गलत है बहुत। आप लोग जो चुप रह जाती हो, ये गलत है। उसी वक्त एक्शन लेना है आपको। जो आज आपके साथ हो रहा है, जो बदनामी आज आपकी हो रही है, वही बदनामी उस वक्त भी होती। शायद उस वक्त कम होती, इस वक्त ज्यादा होगी। सब लोग सवाल करेंगे कि 2 साल तक तुम भी क्या मजे ले रही थी या ऐसे। मैंने कमेंट पढ़ के बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि 2 साल तक तो मजे लेती रही, अब आंख खुली, अब कोई बात हो गई होगी, नहीं ये मामला नहीं है, कुछ और मामला होगा। इस तरह की काफी बातें हो रही हैं। खैर, हम गाँव के लोग हैं, हम लोगों को कुछ चीजें अजीब लगती हैं। मैं नोएडा के एक जिम में गया, वहीं पे मैं काम किया करता था उस टाइम। जिम विम करने का हमें शौक था, हम भी डंबल वंबल मार लिया करते थे हल्के पल्के से। वहां लेडीज जेंट्स एक साथ जिम कर रहे थे। कुछ जो महिलाएं थी वो चिपके हुए शरीर से कपड़े, देखते हो जिम में कैसे लड़कियां कपड़े पहनती हैं, शरीर का एक एक अंग उनका दिखाई देता है, सारे जो भी कुछ है। हमारी नजरें खराब होंगी भाई, हम गांव के ना, तो कहते हैं ना कि नजरें खराब होती है लोगों की, जो इस तरह की देख को ऐसी मानसिकता लेके आ जाते हैं, ये ले जा। शायद हमारी नजर ही खराब होगी। हमें वो चीज सही नहीं लगी। कुछ सलवार सूट में भी महिलाएं कर रही थी, वो ठीक से है, वो हमें सही लगा कि हाँ ये सही कर रही। ये भी जिस्म के लिए ही कर रही है, और जो चिपके हुए कपड़े पहन के कर रही है वो भी जिस्म के लिए कर रही है। लेकिन दिखा क्या रही है, यहाँ पुरुष भी कर रहे हैं और लेडीज भी कर रही है, वहाँ सलवार सूट में भी कर रही है वहाँ, और उन चिपके हुए कपड़ों में भी कर रही हैं, जिसमें हर चीज अलग दिखाई देती है। क्या सलवार सूट में एक्सरसाइज नहीं होती? होती है यार। वैसे पहले की महिलाएं कम जाती थी, अब तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वही बहुत जाने लगी, गाँवों से भी जाने लगी, अब तो गाँवों से भी। खैर, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पर ऐसी जो चीज़ें हो रही है उनसे भी बचना चाहिए, और ऐसे जिम में ना ही जाना चाहिए जहां महिला पुरुष एक साथ जिम करते हैं। मेरी गांव के की सोच है भाई, आप लोगों क्या होगी मुझे नहीं पता, मेरी सोच है, क्योंकि घटनाएं जितनी आ रही है ना, मैं उनको देखते दानिश ये बात बता रहा हूँ। खुश रहो। गुलिस्ता परवीन और प्रीतम दोनों आपस में बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा। गुलिस्ता गेट में खड़ी रहती थी, प्रीतम, वो आम रास्ता है उसको आता जाता था, गुलिस्ता देखती थी, ओहो लड़का जा रहा है, अच्छा लगता था इनको। प्रीतम की भी नज़र पड़ जाया करती थी, उनको भी लगा कि कोई लड़की मुझे छुप छुप के देखती है। एक दिन हिम्मत सी करके कागज़ पे नंबर लिखा, फेंक दिया दरवाजे में, उठाया, गुलिस्ता ने अपना फ़ोन पे बात करनी शुरू, बातें होनी शुरू हुई, अच्छा लगा, मिलना मिलाना शुरू।
अपना मौका से देख के तरकीब से घर में ही बुला लिया करती थी, वहीं पे शारीरिक संबंध बनते थे। प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हुई, प्रीतम से कहा भाई प्रेग्नेंट हो गई, क्या करूं? उसने कोशिश की कि बच्चे को कोई गिरवा दें, अबॉर्शन करा दें। मना करने, मैं तो शादी करूंगी, प्यार की निशानी है तो हमारी, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं कैसे सफाई करवा दूं? नहीं करवाने की, 76 लगवा देगी भैया। उसकी भी डर, उसको भी डर लगा प्रीतम को। घर से लेके भागा, शादी कर ली। गुलिस्ता का नाम रखा गया रजनी। रजनी को एक घर दिलवा दिया गया किराए पे, वहाँ रहने लगी। बाद में इनको पता लगा रजनी को, प्रीतम पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है और अच्छी खूबसूरत प्रीतम की पत्नी भी है। पता तब चला जब पेट बाहर को आने लगा। एक बेटी को जन्म दिया। प्रीतम के भाइयों को पता लगा कि एक मुस्लिम लड़की को प्रीतम ने इस तरह से रख रखा है। उनको खुन्नस हुई, उन्होंने गुलिस्ता को निपटा के बोरे में भरा फेंक दिया। 2 भैया गिरफ्तार हुए इसमें। और ये जो खातून है आपा, ये अपनी जान से चली गई। एक मासूम सी बच्ची है 2-2.5 महीने की, वो बिलख रही, माँ माँ कर रही है। और सुनाओ भैया, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। पत्नी का क्या काम होता है? परेशानी को समझे, पति की मजबूरियों को समझे, उसके हालात के बारे में जब उसको मालूम है सब कुछ, तो ऊंची ऊंची डिमांड ना करे। ये काम एक अच्छी पत्नियों के होते हैं। लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, बोल देती हैं पति से, तू चाहे मर कट, अपने आप को बेच, मगर मेरी ये जो ख्वाहिश है इसको पूरी कर, ये तुझे करनी पड़ेगी। 9 मार्च 2026 को एक शादी हुई प्रमोद प्रजापति और रोशनी की। प्रमोद झांसी जिले का कोतवाली थाना क्षेत्र है, ये बड़ा गांव नाम है इस गांव का, यहाँ का रहने वाला है। इनके पिता हैं संतोष। शादी के बाद लड़की को घर पे लेके आ गए रोशनी को। आना जाना जैसे लड़कियों का चलता रहता है। मई के गई हुई थी रोशनी, प्रमोद लेने के लिए पहुंचा। रोशनी ने कहा मुझे 25,000 रुपये दो, मुझे सहेलियों को पार्टी देनी है शादी की, मेरी सहेलियां पार्टी मांग रही है। प्रमोद ने कहा अभी तो इतना इंतजाम है नहीं, दे देंगे, करके दे देंगे, पार्टी दे दी आराम से। अब ये जिद करने लगी, मैं तो तभी जाऊंगी जब तू 25,000 रुपये देगा। प्रमोद वापस आ गए। कुछ वक्त बीता, कुछ वक्त के बाद अपने पिताजी को भेजा इसने अपनी पत्नी लाने के लिए। पिताजी गए वहाँ जाने के बाद समधियों की बात हुई। समधी ने कह दिया भाई पहले 25,000 जब भेजेंगे बेटी को, उसे पार्टी देनी है, ये नाराज हो रही है। इनको पानी तक को भी नहीं पूछा और इनको अपमानित करके वापस भेज दिया। घर आ गए, 25,000 का इंतजाम करने लगे। बेटे से बताया भाई ऐसे बात है, उन्होंने तो पानी भी नहीं पूछा और 25,000 देने पड़ेंगे, वो तो नहीं आ रही, पार्टी देगी पहले सहेलियों को। अब ये एक मामूली सी नौकरी करता है, वो भी मामूली सा परिवार है लड़की का, वो भी कोई अमीर खानदान नहीं है, दोनों परिवार सेम है। 25,000 मोटी रकम है इनके लिए, नहीं निकाल सकते जमा पूंजी में से या जैसे कुछ भी, 25,000 नहीं निकाल सकते, ऐसा परिवार है। अब ये डिप्रेशन में आ गया बेचारा प्रमोद, डिप्रेशन में आया। 21 जून 2026 को शराब के साथ जहर पी लिया। उसके परिवार, उसको ससुराल वालों को फोन किया, वो पत्थर दिल पत्नी नहीं आई। पहले कहा था कि तबीयत खराब हो रही, उसके हॉस्पिटल लेके गए, कोई नहीं आया। मौत के बाद फोन किया कि प्रमोद की मौत हो गई, वो पत्थर दिल पत्नी नहीं आई। परिवार का उनके कोई नहीं आया। पुलिस की छानबीन करती, उन्होंने आरोप लगाया मुझे बहुत अपमानित करा था, बेटे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए उसने जहर खाया, मुझे पानी तक को भी नहीं पूछा था। जब मैंने बेटे को बताया तब से ही डिप्रेशन में था, मेरी गलती हो गई, मुझे बेटे को नहीं बताना चाहिए था। 25,000 की बात थी, कर ही देते, दे ही देते, लेकिन बेटे ने कदम उठाया, सही नहीं किया। दिल पे ले गया लमडा, दिल पे ले गया कि 25,000 के लिए इतना जलील मेरे बाप को भी कर दिया इसने। मौत के बाद तक नहीं आई। ये ऐसी पत्नियां मिल रही हैं आज के लड़कों को और मौत का कारण बन रही है इनकी। बताओ आपका क्या कहना है, कमेंट बताना। झाड़ू भी लगाया करता था, पोंछा भी लगाया करता था, खाना हमेशा बाहर से आता था, खाना तो बनाती ही नहीं थी, बर्तन भी वो साफ करता था, फिर भी मार पिटाई उसके साथ करती थी, अपने परिजनों से भी करवाती थी। अपनी सुसाइड वाली वीडियो में यही कहा राहुल ने, जो फरीदाबाद का राहुल, अपनी कपड़े की दुकान में जिसने आत्महत्या कर ली इस ज्योति के लिए। कहते हैं ना कि खूबसूरती जो होती है वो गोरे रंग में नहीं होती, सीरत भी खूबसूरत होनी चाहिए, तभी इंसान खूबसूरत होता है। 2 साल पहले इसने शादी की थी, लव मैरिज। उसके बाद ये घर वालों से अलग कर दिया पहले इसने,
जो उसने वीडियो में कहा वही बता रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे घृणा है इनसे, हाँ मुझे ऐसी लड़कियों से घृणा है। वैसे ये नहीं जान की कीमत समझ रही किसी का नौजवान बच्चा ऐसा छीन रही है। ये इन लोगों को जरा भी शर्म गैरत नहीं है, बिल्कुल भी इतनी सा भी फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को। बताओ, दुकान पे रहता था, 4 महीने पहले दुकान की थी, खाना नहीं बनाया इसने कभी। शादी से पहले भी जॉब किया करती थी, शादी के बाद भी जॉब किया करती थी। जॉब का जो पैसा मिलता था वो कुछ भी नहीं दिखाती थी इसको, सारा अपने घर वालों को सब वहां ट्रांसफर करती थी। परेशान हो गई तो इंसान आत्महत्या करेगा, क्यों करेगा? खुशी का करेगा? कोई भी नहीं करता। हर आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई कातिल होता है। और ये जो कातिल है ना, इनके परिवार के लोग, जिसका इसने नाम लिया, ससुर बिट्टू, सास वीना, पत्नी ज्योति, साली नीतू, इन सबको जिम्मेदार बताया उसने मरने से पहले। सोचा कि एक बाप अपने बेटे की, जवान बेटे की बॉडी नीचे उतार रहा है, क्या गुजरती होगी उस बाप के ऊपर जब वो उसके पैरों के नीचे कुर्सी लगा रहा, सोच रहा भी इसके अंदर चंद सांसें होंगी, रोक लूं, क्या मालूम बच जाए। ऐसा परेशान हड़बड़ा के वो उस बॉडी को उतार रहा नीचे। तुम लोगों को जरा भी लाज शर्म नहीं है? किसी का भाई, किसी का बेटा जवान यूं ही छीन ले हो तुम, यूं ही। किसी को ऊपर से फेंक रही हो तो किसी को कुछ, किसी को जाओ तुम लोग मर जाओ पर। कहते हैं जब औरत अपनी पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। कुछ भी का मतलब समझते हो? कुछ भी का मतलब कुछ भी। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप रुखसाना को ही देख लीजिए। रुखसाना ये गांव पड़ता है सुखासन, सुपौल जिले में, वहां की रहने वाली। इन्होंने शंभू से प्यार किया, प्यार परवान चढ़ा। 2 साल पहले दोनों घर से भाग गए। शंभू हिंदू, ये लड़की मुस्लिम। घर से भागे, चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ में रहने लगे। 3 महीने की प्रेग्नेंट है अभी ये। पहले से शादीशुदा और बाल बच्चोदार है शंभू। जब शंभू गांव से वहां पे नहीं पहुंचे, इनको घबराहट हुई, कहाँ रह गया। ये गांव आई, वहां पे धरना दे दिया, हंगामा हुआ काफी। आपने वीडियो भी देखी होगी, काफी लोग कह रहे हैं कि धर्म मजहब को छोड़कर, सबकी दीवारें तोड़कर एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की से प्यार किया था, लड़के ने ऐसे धोखा दे दिया। इनके साथ होता ऐसे ही है और होना भी चाहिए ऐसे ही, हिंदू की हो चाहे मुसलमान की। जो माँ बाप की ना सुने, माँ बाप की ना माने, ये अंजाम यही होगा। क्योंकि उस वक्त भी माँ बाप ने तलाश की थी, ढूंढा। ये तो कह देती है हमारे क्या लगते हैं, तो पैदा कर देता वही बहुत है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारा रिश्ता इनसे, बस खत्म मामला। अब कुछ भी का मतलब जो मैं कह रहा था आपसे कि कुछ भी कर सकती हैं, वहां सबूत के तौर पर वो फोटो भी दिखाने के लिए राजी हो गई। वो दिखा रही हैं अपने मोबाइल से, फोटोग्राफर के पास जाके वो जो खींच रखी थी ना उन्होंने फोटो, वे भी निकलवा ली इन्होंने। जो अंतरंग तस्वीरें हैं, निवस्त्र तस्वीरें हैं, वो भी कि देख लो जी, प्रूफ के तौर पे हम तो साथ रहते थे, देखो ये करते थे हम, सब चीज दिखा रही है कुछ फोटो जो निवस्त्र हैं, तौलिया वोले डाल रखा, अखबार लगा रखा, किताब का एक कॉपी सी रख रखी सीने पे, ऐसी फोटो है इनकी, खुद दिखा रही है, देखो जी हम ऐसे रहते थे। कुछ भी कर सकती है। शंभू फरार है, ना पहली पत्नी के पास है ना दूसरी इसके पास, ये घर पे परेशान है बेचारी। इन लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तमाम उन माता पिताओं से एक गुजारिश, जब ये इस तरह से परेशान हो, आप साथ मत देना। उस वक्त आपसे इन्होंने कहा था कि आप हमारे कुछ नहीं लगते, अब आप कह दो कि अब तू हमारी कुछ नहीं लगती। अब जैसे किया था उसको तो खुद भुगत। और न जाने कितनी लड़कियां भुगत भी रही हैं। ये एक सिर्फ मुस्लिम लड़की की सवाल नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सब में ये मामले चल रहे हैं। सबके भैया कर दी हैं दहलीज पार, और दहलीज पार करने के बाद बोल देती है माँ बाप को, ये कौन है मैंने पता। अब तुम भी बोल दो कि तू कौन है मैंने पता, तुम भी इनका साथ मत दो। बात बुरी लगे तो क्षमा चाहता हूँ, माफ कर देना भैया। पक्के जन्नती, पक्के बिल्कुल कन्फर्म है। और जो नीचे वाले चाचा तो हैं ही जन्नती, जो नीचे वाले बच्चे हैं ना, ये तो कन्फर्म जन्नती हैं। इतनी मेहनत की इन लोगों ने, अजीब व गरीब नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं। जन्नत के सारे दरवाजे इनके लिए खोल दिए गए। कोई गाय के ऊपर पढ़ रहा है, कोई घोड़े के ऊपर पढ़ रहा है, तो कोई कीचड़ में पढ़ रहा है, कोई पेड़ के ऊपर पढ़ रहा है। मस्जिद में नहीं जाएंगे, पहली सफ भी पूरी नहीं होती मस्जिदों की, पहली सफ। और ड्रामे में कोई कमी ना रह जाए इनके। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या दिमाग में घुस गया मुसलमानों के। अजीब व गरीब मूर्तियां निकाल रहे भाई, मूर्ति देखी वे मूर्तियां निकाल रहे। ये तो नमाज ही पढ़ रहे बच्चों के ऊपर। अजीब व गरीब, बिल्कुल
कौन है, क्या है तुम, कौन हो तुम, कहाँ से आए, कौन सा इस्लाम पढ़ लिया, कौन सा इस्लाम सीख लिया। बता यार, इस उम्र में भी अकल नहीं आएगी तो कब आएगी। हैं, बच्चों पर तो रहम खा जाते हैं, इन बच्चों पर जिनके ऊपर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हो। उफ, अस्तगफिरुल्लाह। मुहर्रम के जुलूस के दौरान कल एक हिंदू लड़का जिसका नाम था सुनील साहनी, 25 साल इसकी उम्र, भीड़ ने इसको पीट पीट के मार दिया था। मरने से पहले इस लड़के ने अपनी पत्नी के सगे चाचा ASI मोहम्मद मोबीन, जो पटना में तैनात थे, इनके पेट में गोली मारी थी। उसके बाद भीड़ को पता लगा, जुलूस निकल रहा था, उनको पता लगा, उन लोगों ने इस लड़के को पकड़ा, पीट पीट के इसकी हत्या कर दी गई। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, कई लोगों के खिलाफ CCTV कैमरे वगैरह चेक हो रही है। पहले इसको सांप्रदायिक रंग दिया गया, पहले बताया गया कि वही हिंदू मुस्लिम मामला के मुसलमानों ने हिंदू के लड़के को इस तरह से, लेकिन ये मामला कुछ और ही निकला। 3 साल पहले की बात है। सुनील साहनी एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया करता था, वो भी इनसे क्या करती थी। ये लोग घर से भाग गए थे। भाग के ये गुजरात के अहमदाबाद में रह रहे थे 3 साल से। अभी 2 दिन पहले ये घर पे आए थे। किसी ने इनको फोन किया, घर से 100 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर है, वहां पर इनको बुलाया। वहां पर ये बाइक से चले गए। जान का खतरा था, परिवार के लोग, जो लड़की पक्ष के लोग हैं, वो जान से मारने की धमकी दिया करते थे। घर से बुलाया, बुलाने के बाद ये पिस्तौल लगा के गया था लड़का, पहले से ही चौकस था। वहां ये चाचा मिले मोहम्मद मोबीन, इन्होंने विरोध जताया भतीजी से शादी का। कहा सुनी हुई, इस कहा सुनी में सुनील ने पिस्तौल निकाली, पेट में गोली मार दी। इसकी खबर जुलूस निकल रहा था, उन लोगों को लगी, लड़की पक्ष के लोगों को लगी कि चाचा के पेट में गोली मार दी। तो सब लोग इकट्ठा हुए, लड़के को पकड़ के काफी मारा, फरसा वरसा जो भी कुछ लेव रखते हैं जुलूस में, पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, CCTV फुटेज खंगाली जा रही। जो भी इसमें आरोपी है उनको जेल भेजा जाएगा। SSP है जगुनाथ रेड्डी। इनका कहना है कि जो लड़का है इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। दरभंगा और आसपास के जिलों में हत्या के प्रयास, अपहरण, चोरी, आर्म एक्ट के तहत कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। ये आपराधिक किस्म का बंदा है। पिता का आरोप है 10 लोगों ने धमकी दी थी पहले, सोनू, मोनू, राहुल और उनके साथी हैं, उन लोगों ने पहले भी इसको जान से मारने की धमकी दी थी। अब सवाल एक उठता है, उधर उनके पेट में गोली लगी, उनका इलाज चल रहा, लड़का अपनी जान से गया प्यार के खातिर। अपराधी बंदा है ये। अपराधी, लुच्चे, लफंगे, छिछोरे लड़कियों को कैसे पसंद आते हैं? सीधे साधे, ईमानदार, अच्छे लड़के लड़कियों को पसंद क्यों नहीं आते? ये तो कानून अपना काम करेगा, इसमें जो भी आरोपी हैं उसमें ले लेगा। सवाल बनता है, ये सीधे साधे लड़के क्यों नहीं पसंद आते? आप किसी भी अपराधी को देखना, उसकी कई कई गर्लफ्रेंड मिलेंगी। अपनी नजर दौड़ाओ, जो आपके पास में अपराधी रहते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा क्या दिखता है इनमें। कमेंट में बताना। एक लड़की थी नीलम, 3 महीने पहले इस लड़की की शादी हुई। शादी के बाद कुछ वक्त ये ससुराल में रही, उसके बाद मई के माई हुई थी। तारीख थी 3 अगस्त। 3 अगस्त को अपनी माँ के साथ घर का ही कामकाज निपटा रही थी। इसका फोन बजा। फोन इसके पति बाबूराम का फोन था। बाबूराम ने कहा कि दातागंज आ जाओ, गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। नीलम ने आनाकानी करी, आने के लिए मना करा। बाबूराम ने पति वाला रोब दिखाया कि आना पड़ेगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, हम मेला दिखा दूंगा तुम्हें वहां। अब नई नई शादी हुई, नीलम जानती थी, 3 महीने बिता के आई थी उसके पास कि वो किस तरह का है। नीलम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। नीलम ने अपनी माँ से बात की कि वो इस तरह से बुला रहे हैं, चली जाओ या ना चली जाओ। माँ ने कहा भाई पति है भाई, अब क्या कर सकते हैं ये भी। फिर भी नीलम अपनी छोटी बहन संगीता को लेकर साइकिल पे दातागंज पहुंच गई। इनका गांव केशुपुर है, इनका पास में ही इनका गांव है, दातागंज के पास में। ये बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पहुंच गई वहां साइकिल पे, वहां जहां इसने बताया था खड़ा हुआ मिला, वहां पर उसी बाइक पर जो दहेज में मिली थी उसको साइकिल कहीं खड़ी करवा दी। दोनों बहनों को बिठाया और मेले में पहुंच गए। मेला देखा। मेला देखने के बाद शाम होने लगी। दोनों बहनें ये वापस नहीं आई। माँ को हड़बड़ाहट हुई, क्यों नहीं आई, परेशान हुई माँ। माँ ने इनसे कहा, अपने पति हरभजन से, जो नीलम के पिता थे, उनसे बताया कि वो मेला देखने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई, दोनों बहनें साथ हैं।
हरभजन ने वहाँ फ़ोन किया अपने समधी समधन को, उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है। इसके फ़ोन पे फ़ोन किया बाबूराम के, इसका फ़ोन स्विच ऑफ। नीलम के फ़ोन पे किया, इसका भी फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये लोग परेशान कि भाई तीनों लोग ये कहाँ चले गए। माँ ने बताया था वो मेला दिखाने के लिए लेके गया था, कह के गया इस तरह से। और बेटी ने कुछ माँ को बातें बता रखी थी कि वो इस तरह से मुझे परेशान करता है, इन 3 महीने में उसने मुझे वहाँ रहना मुश्किल कर दिया। अब ये हरभजन परेशान हुए, थाने में पहुंचे। दातागंज थाने में बाबूराम के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज करा के 376 में इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी, यानी किडनैपिंग कंप्लेन दर्ज कराई। थाना प्रभारी थे ये विपिन कुमार, इन्होंने सर्विलांस पे इसका नंबर लगाया बाबूराम का। इसके घर पे भी दबिश दी, घर पे नहीं मिला। इसके रिश्तेदारों में दबिश दी, कहीं नहीं मिला। सर्विलांस पे नंबर लगाया तो पता लगा भव्वापुर का एक पुल है, वहां पर ये खड़ा है। पुलिस टीम वहां पे पहुंची, घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार कर लिया। इससे दोनों बहनों के बारे में पूछा, वे कहाँ है, तेरी पत्नी भी और तेरी साली। इसको थाने लेकर आए। थाने लाके जब इससे अच्छी तरह से पूछताछ की, 9 अगस्त को ये पकड़ा गया था, 3 अगस्त को वे गायब हुई थी दोनों बहनें। जब इससे पूछताछ हुई, इसने कहा दोनों को मार के और मामा के खेत में फेंक रखा। वहीं इसकी निशानदेही पे मामा के खेत में पहुंचे। ये धौलाधार गांव पड़ता है एक, वहां का ही ये पुल है जहां पर इसने बताया था। जाके देखा, दोनों की गली सड़ी लाशें दोनों बहनों की वहां पे मिली। दोनों का दुपट्टे से गला घोट के इसने मारा। अब इससे लेके आए, पूछताछ हुई। पूछताछ में जो एक घिनौनी सच्चाई सामने आई, वो रिश्तों को कलंकित करती हुई एक ऐसी कहानी थी। ये जो बाबूराम था भव्वापुर का रहने वाला था। मामा के यहाँ इसका बहुत आना जाना था। बरेली के ढका गांव के रहने वाले थे इसके मामा। इसके मामा की 3 लड़कियां थी। सबसे बड़ी बेटी थी उनकी गीता 18 साल की, और सबसे खूबसूरत बेटी ये गीता ही थी। अब दोनों का आना जाना, मिलना मिलाना, बचपन से ही साथ हंसना खेलना, दोनों में मोहब्बत हो गई। गीता में और बाबूराम में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का पता घर परिवार को किसी को लगने नहीं दिया इन लोगों ने। जानते थे भाई बहन का रिश्ता, किसी को पता लग गया तो मामला खराब हो जाएगा। साथ कहीं भी घूमने फिरने जाया करते थे। छोटी बहनें जब जिद किया करती थी साथ जाने के लिए, जैसे फिल्म देखने जाते थे, तो ये छोटी बहनों को नहीं ले जाया करते थे, उनको इनकार कर दिया करते थे। दोनों चले जाया करते थे कहीं भी। अब भाई बहन जा रहे, वो कुछ भी नहीं कहते थे, उनको जरा भी शक नहीं कि इनके बीच में क्या चल रहा। जब बहनों को ये ज्यादा ही मना करने लगे, छोटी बहनें जिद करती थी हमें भी लेके चलो, हम भी घूम के आ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं ले जाया करते थे। परिवार को शक होने लगा इनके ऊपर। शक हुआ इनकी निगरानी की। एक दिन माँ ने इनको आपत्तिजनक स्थिति में घर पे ही देख लिया। अब बात बढ़ी, दोनों परिवार में बात फैली है। अंदर खाने परिवार के लोग बैठे, इन लोगों को समझाया कि तुम क्या कर रहे, गांव देहात में हमारे तो बदनामी हो जाएगी, भाई बहन हो तुम तो, वहां भी और यहाँ भी। दोनों ने माफिया मांग ली। माफी मांगने के बाद दोनों ने कहा कि आज के बाद अब कभी नहीं मिलेंगे। कुछ वक्त तक तो ये लोग नहीं मिले, फिर भी फोन पे बात करने लगे और चुपके छुपाते सबसे नजर बचाते हुए फिर इन्होंने मिलना मिलाना शुरू कर दिया। अब मिलने मिलाने की खबर फिर से घर परिवार को लगी। अब इधर जो बाबूराम के पिताजी थे, इनको परेशानी हुई, मैंने कोई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बेटा जवान हो गया, इसकी शादी कर देते हैं, तभी ये अपना रुकेगा कहीं ना कहीं। रिश्ता तलाश किया। ये नीलम जो थी लड़की, इनके घर ये खेती किसानी का इनका काम होता था। ये बाबूराम हर भी मतलब बराबर की हिसाब किताब था इनका, उनकी भी खेती थी इनकी भी। नीलम से इसका रिश्ता कर दिया गया। चट मंगनी पट बिया, बहुत जल्दी करके इनकी शादी की। शादी के बाद नीलम उनके घर पहुंची। नीलम को इसने बहुत परेशान करा वहां, 3 महीने तक इसको रहने नहीं दिया। अब जब ये नीलम वहां पहुंच गई मायके अपने, मायके जाने के बाद सावन का महीना था ये, जब ये मायके पहुंची, रक्षाबंधन आने वाला था। ये पहुंचा गीता के पास, लड़की के पास, जब शादी वादी हो गई थी। गीता ने इसको प्यार में जो वादे किए थे वो सारे वादे खिलाफे याद कराए कि तू तो मुझसे ऐसे वादे करता था, शादी करके बैठ गया, तू तो खुश है, मेरी जिंदगी यहाँ खराब हो गई, मुझे घर वाले यूं करते हैं वो करते हैं, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, प्यार का नाटक मुझसे किया, मेरे जिस्म से खेला, ये सब कुछ करा के इसको झूठ बुलवा दिया। वो मतलब उसको बरगला दिया पूरा। इसने कहा ठीक है, उन्हें ठिकाने लगा दूंगा मैं उसको, पत्नी को। साली तो बिना मतलब बेचारी आ गई साथ। पूरी प्लानिंग के तहत इसने कहा क्या तुझे मेला दिखाऊं, आजा। अपनी छोटी बहन को लेके वो आ गई। साइकिल वहां खड़ी करवाई, साइकिल खड़ी करवा के
ये मामा के गांव जो ढाका गांव है वहां की तरफ को चल दिया, मेला वेला दिखा के। पहले मेला दिखाया था इनको। इसने नीलम ने कहा भी कि इधर कहाँ जा रहे। उसने कहा कि मामा के गांव मुझे काम है, मामा से थोड़ा तेरा परिचय भी करा दूंगा मामा के, अपना वहीं चल ले जरा। मामा के जब खेत आए वहां पे गाड़ी रोक दी। रोकने के बाद दोनों बहनों को उतारा। उसने पूछा कि क्यों? तो कहते मामा के खेत दिखाऊंगा, देख तुझे कितने अच्छे अच्छे खेत है मामा के, ये सारी जमीन मामा की है, ये बो रखा है, यहाँ बो रखा। छोटी बहन से तो कहा, साली से अपनी, कि तू बाइक के पास, कच्चा रास्ता था कि बाइक के पास रुक, मैं इसे अंदर खेत दिखा के लेके आ रहा। ले गया अंदर को। मौका देख के इसने दुपट्टे से उसका गला घोट के उसको मार के बाहर आया उसके पास, साली के पास। कहने लगा नीलम गिर गई, उसके पैर में चोट लग गई, ये जरा देख जल्दी से, बहुत तेज तकड़ी चोट लग गई उसके। अब छोटी बहन वो भी चली गई इसके साथ वहाँ। उसका भी उसी के दुपट्टे से गला घोटा, उसको भी मारा, मार के वहाँ डाल के चुपचाप अब पहले मामा के घर गया। गीता को बताया कि दोनों को निपटा दिया मैंने। गीता खुश हुई। अब वहाँ से अपने घर पहुँचा। घर जब पहुँचा तो पता लगा कि ससुर जो है इसके वे ढूंढते फिर गए। उनको पता लग गया कि गीता और ये नीलम और संगीता दोनों दामाद के साथ गई थी। यहाँ कई बार फोन आ लिया। अब ऐसा लगा कि उनको तो पता लग गया, मामला खराब हो जाएगा, भाग गया वहाँ से। कई दिन तक भगा रहा। 3 तारीख को घटना को अंजाम दिया था। 9 तारीख को ही गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया गया। ये सारे कांड प्यार के लिए होते हैं, प्यार को पाने के लिए, प्यार में होते हैं। जितने भी आप देखोगे ना ये सब प्यार में। और किसी बड़े क्राइम को उठा के देखोगे उसमें महिला जरूर इन्वॉल्व होगी, महिला का जरूर कोई ना कोई रोल होगा, कुछ ना कुछ हाथ होगा। अपने दिमाग में कोई भी बड़ी घटना सोच के देख लो। मैं तो यहाँ बैठा, मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे, तुम खुद ही सोच के देख लो, महिला जरूर होगी। खुद ही सोच लो अपने दिमाग में। और ये वाले कत्ल होते हैं ना, बेचारी बेकसूर, वो तो उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, दोनों का ही कसूर नहीं था। खैर उनका क्या कसूर, उससे शादी हो गई। खैर ख्याल रखो भैया, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, अपनों का ख्याल रखो। दुनिया बहुत खराब है, भरोसे के काबिल कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आप भी सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे कि हम कहाँ, किस दुनिया में, किस जहान में और कैसे दौर में जी रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। जीतपाल नाम का एक युवक अपने छोटे भाई की होने वाली सास को इसने फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया। शॉपिंग का इसने बहाना बनाया था। शादी नज़दीक थी, 4-5 दिन शादी को बचे थे। बुलाया, वो आ गई। उन्हें क्या मालूम क्या होने वाला उनके साथ। अपने फ्लैट पे लेके गया, वहाँ उनके साथ रेप किया। सासू माँ जो है ये बूढ़ी नहीं है, सही है, जवान दिखती हैं अभी। रेप करने के बाद इसने वीडियो वगैरह बना ली होगी। सासू माँ चुप रही, कहीं बेटी का रिश्ता ना टूट जाए, इस वजह से। अब बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद ये जो युवक है, जीतपाल इसका नाम, इसने सासू माँ को वीडियो भेजी, कुछ तस्वीरें भेजी, ब्लैकमेल करने लगा। अब ये सास कोई गलत होती तो चली जाती दोबारा उसके पास। अब ये सही इज्जतदार कोई महिला है बेचारी, इन्होंने अपने दामाद से शिकायत की और अपनी बेटी से शिकायत की कि मेरे साथ शादी से इतने दिन पहले उसने फ्लैट में ये सब कुछ किया था और फ़ोटो वीडियो बना ली थी। अब जो छोटा भाई है उसने खून के रिश्ते को दरकिनार करके वो पुलिस में गया, कंप्लेन लिखाई। जीतपाल को गिरफ्तार करवा दिया उसने। कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब दिमाग में भी नहीं आ सकती ऐसी बातें लोगों के। क्या कुछ, कितनी घिनौनी सोच लोग दिमाग में रखते हैं। मतलब मैं तो दूर तक भी ऐसा नहीं आ सकता कि ऐसा भी होगा यार, लेकिन फिर यकीन होता है यहाँ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। सही वही है जिसको मौका नहीं मिला, नहीं तो लंका में सब 52 गज के। आप किसी ऑटो में सफ़र कर रही हो, बस में, ट्रेन में, कहीं भी सफ़र में हो, गोद में आपके बच्चा है, सामने बैठा व्यक्ति आपके बच्चे को देख रहा है। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे की नज़र मिली वो मुस्कुरा देते हैं। सामने वाला अचानक से उसको खिलाने लगता है, गोद में भी ले लेता है, चूमता है बच्चों को। तो क्या लगता है आपको कि आपका जो बच्चा है उसको ऐसा चांद का टुकड़ा लगा कि उसने उसको गोद में ले लिया और उसको वो खिला रहा है? इस वजह से खिला रहा या किसी और वजह से खिला रहा है? बता सकती हो?
आप भी नादानी में सोचती हो, हाय मेरा बच्चा, इसको कितना अच्छा लगा, पहली औलाद है, घर जाके भी कहती हो फलाना ने मेरा बच्चा लिया था गोद में, उसकी तरफ कोई ऐसे कर रहा था, उसकी तरफ कोई यूँ कर रहा था। ये तो चुप ही नहीं होता, बोलता ही रहता है। गोद में चला गया उसकी। अपने मोहल्ले पड़ोसियों से, अपनी जान पहचान वालियों से भी बताती हो जाके कि मेरा बच्चा उसको इतना अच्छा लगा। क्या लगता है आपको? आपका बच्चा उसको ऐसा चांद का टुकड़ा लगा कि उसने अपनी गोद में ले लिया? ये एक चारा होता है, चारा, वो यूं फेंकते हैं मर्द, और जिस चारे में आप लोग फंस भी जाती हो। कम ही लोगों को समझ में आती हैं ऐसी ऐसी बातें। ज़्यादा तो ममता के भाव में बह जाती हैं, हाय मेरे बच्चों को उसने खिलाया था, ले तो मोबाइल नंबर भी ले जा, आराम से बात करेंगे रात को बच्चे के बारे में, कैसा लगा तुझे बच्चा, ये हो रहा है तो ख्याल रखो। ना दिया करो अपनी मासूम सी बच्चियों को किसी की गोद में, ना उनको चूमने दिया करो किसी और को। खुद ही सोचो, तुम्हारी बच्ची का गाल चूम रहा है कोई गैर मर्द जिसको तुम जानती पहचानती कुछ भी नहीं। अच्छी बात है? कड़वी बातें लगती हैं ये तो आप लोगों को मेरी, मगर ये कड़वी बातें नहीं है। इनको हजम करो, सोचो समझो इनके बारे में। अपने मासूम बच्चों को किसी की गोद में मत दिया करो। वो आपके बच्चों को खिलाने के लिए नहीं, वो आपके खिलाने के लिए आपको चारा डाल रहा है। वो आपको, उसे आपको खिलाना है। बहुत सारी फिर इनकी गोद में खेलती हैं जाके। अभी तो बच्चे को गोद में खिला रहे हैं, फिर खुद खेलती हैं जाके। कहाँ मारी दिमाग मारी कर रहा मैं। औरतें कितनी जालिम होती जा रही हैं, है ना? दिन ब दिन नई वारदात को अंजाम दे रही हैं, दिन ब दिन। बड़ी जालिम हो गई भाई। लेकिन मर्द पहले से जालिम है, पहले से ही औरत को प्रताड़ित करता आ रहा है। पहले से ही कभी स्टोव फट जाया करते थे, कभी सिलेंडर में आग लग जाया करती थी, कभी मिट्टी का तेल डालते हुए लैंप में आग लग जाया करती थी, कभी बिस्तर में आग लग जाया करती थी, कहीं छत पे से गिर जाया करती थी औरतें। मर्द पहले से जालिम है और बहाने बना दिया करते थे। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हाल ही में एक मर्द की क्रूरता सामने आई है, एक पति की। इस पति का नाम है राजेश कटारे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का एक थाना पड़ता है, मानपुर थाना, और इस थाने के अंतर्गत एक गांव है, नहर खोदरा गांव। 8 जनवरी की बात है। 8 जनवरी को राजेश कटारे अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपनी पहली पत्नी के पास आया। पहली पत्नी के साथ उसने मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसके बाल काटे। बाल काट के पत्नी ने भी और राजेश कटारे ने भी, दोनों ने उसको पीट पाट के वो चले गए। अगले दिन इसकी पत्नी, इसकी सास और राजेश कटारे, ये तीनों आए। जो बचे कुचे बाल थे वो काटे, निवस्त्र किया, बिल्कुल संबंध बनाए। वहां वीडियो बनाई गई। वीडियो बना के अपने पास सेव रख ली। 8 जनवरी 2026 को पत्नी ने ये बात अपने मायके में बताई। मायके वालों ने कुछ एक्शन लिया, उनसे पूछा, पूछताछ हुई। खैर बात आई गई हो गई कि पति पत्नी की लड़ाई हुई थी। लड़ाई में इन्होंने ये सब कुछ कर लिया। वीडियो अभी सेव इसने अपने पास रख रखी है। अब कल वो वीडियो पहली पत्नी के भैया के पास भेजी इसने, राजेश कटारे ने। भैया को गुस्सा आ गया बहन की इस हालत को देख के। बाल काट रहा, वो निवस्त्र है बहन। गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद वो थाने में गया, कंप्लेन दर्ज कराई, राजेश कटारे को गिरफ्तार करा, इससे पूछताछ की। इसने अपनी पत्नी और इसके बारे में बताया। इससे पीछा छुड़ाना चाहता था पत्नी से। इस वीडियो को इसने और जगह भी भेजा। अपनी खुद की पत्नी की बीवी, अपनी खुद की इज्जत को नीलाम किया इसने, खुद को ही भाई। और लोगों को भी भेजी इसने वीडियो, वो अपनी खुद की बीवी की। उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। दूसरी शादी की पहली पत्नी के होते हुए, बच्चे भी हैं पहली पत्नी के। दूसरी पत्नी और सास भी उसकी साथ देती थी। अब ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, राजेश भी, उसकी सास भी और उसकी दूसरी पत्नी है वो भी। तो है ना मर्द पहले से ही जालिम। औरतों में तो अभी आया है ये करंट, बहुत दिन के बाद आया। पहले भी आ जाना चाहिए था वैसे ऐसे मर्दों के लिए। खैर, सुरक्षित रहो भैया, ख्याल रखो अपना। आज 26 जून है और इस भाई ने भविष्यवाणी की थी कि 26 जून को किसी बड़े नेता की मृत्यु होगी। अभी तक तो कोई निपटा नहीं। खैर, किसी के मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। और जो लोग भविष्यवाणी पे यकीन करते हैं
तो उन लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, भाई लोगों, अगर ये मालूम होता कि कल क्या होने वाला है तो ये आप भी इतने बुद्धिमान हो कि दुनिया में कहीं कोई हादसा ना होता, कहीं कोई ट्रेन ना पलटती, कहीं कोई बम विस्फोट ना होता, कहीं किसी आतंकवादियों से हमला ना होता, कहीं बेटी का बलात्कार ना होता, कहीं किसी के घर में चोरियां ना होती, कहीं कोई प्लेन क्रैश ना होता, कुछ भी ना होता अगर पहले से ही ये मालूम चल सकता था कि कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है ये सिर्फ परमात्मा को पता है, अल्लाह को पता है, और कोई नहीं जान सकता। बेकार की ये भविष्यवाणी करना। अब देखना, लोग ट्रोल करेंगे, लोग रिलाई करेंगे, लोगों को मज़ा आएगा, कुछ दिन तक 2-4 दिन करेंगे, नया टॉपिक पकड़ेंगे। फिर कुल मिला के मेरे भाई भविष्यवाणी करने वाले, अगर इतने ही भविष्यवाणी आपकी सत्य होती तो सच में दुनिया में कहीं कुछ भी ना होता, अमन चैन सुकून होता। पहले से ही उसकी तैयारी करके रखते कि जो 2-4 साल की बच्ची हमने चीज़ लेने के लिए दुकान पे भेजी है, हमें नहीं भेजनी, क्योंकि जब उसको भेजा तो वो बच्ची कहीं झाड़ियों में पड़ी हुई मिली और उसके साथ क्या कुछ हुआ बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भविष्यवाणी कुछ नहीं होती, सब ये अंधविश्वास है मेरी नज़र में। बहुत लोग मानते हैं, मानते रहो भाई, अपनी अपनी सोच है। आप लोगों ने कई दिन से एक अच्छी सी स्टोरी नहीं सुनी होगी, वो स्टोरी जिन स्टोरियों की वजह से आप लोग मुझे जानते हो। नहीं तो मैं तो कुछ ऐसा हूँ नहीं भाई, मुझे जान पहचानने में आपको कोई दिलचस्पी होगी। खैर, कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। एक बात बताइए, आप लोग कुछ नई चीज खरीदते हो, कोई गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कुछ भी ऐसी चीज जिससे आप खुश होते हो, और आपकी जो खुशी है वो तब तक अधूरी रहती है जब तक अपने माता पिता को वो चीज ना दिखा लें कि मम्मी या पापा हमने ये चीज खरीदी है। वो खुश हो गई तो आपकी जो खुशी है वो अब संपन्न हुई है। होता है ना, ऐसे खुशी होती है माँ बाप को दिखाने में, अजीब खुशी। ऐसा ही एक शख्स था, नाम था इसका रवि धीरजलाल मरखाना। इस शख्स ने एक बुलेट खरीदी। बुलेट खरीदने के बाद ये पत्नी बच्चों के साथ अलग रहा करता था, माता पिता इसके अलग रहा करते थे। दोपहर को ये घर आया बुलेट लेकर, खाना वाना खाया, माँ बाप को अपनी बुलेट दिखाने के लिए उनके घर पे गया। वहाँ माँ बाप ने देखी, खुश हुए, बेटे ने बुलेट ली, नई बुलेट खरीदी, अच्छा लगा उन्हें भी। जो भी ऐसी नई चीज आती है मतलब कुछ नजर वजर भी उतारते हैं, वो सब कुछ माँ बाप ने किया, खुश हुए बच्चे की बुलेट देख के। अभी बुलेट से वापस घर आ रहा था, जहां पे रहा करता था वहां ये वापस नहीं पहुंचा। रास्ते में से ही एक फोन रवि के चाचा के मोबाइल पर आया। रवि के चाचा ने बात की, रवि के चाचा को बताया गया कि तुम्हारे भतीजे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। जहां ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर जल्दी जल्दी ये चाचा पहुंचे, अपने भैया को, रवि के पिताजी को भी फोन कर दिया, माता जी को फोन कर दिया, रिंकल विंकल रिश्तेदारों को फोन कर दिया गया। वहां जाके देखा मंजर बड़ा ही भयानक था, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। बाइक इसकी बुलेट बाइक वो कहीं और पड़ी और रवि की हालत मृत था। बस एक उम्मीद रहती है कि हॉस्पिटल ले जाओ, क्या पता अभी सांसें हो, डॉक्टर बचा ले। इसको भी लेके गए, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब परिवार में जवान बच्चा था, रो रो के बुरी हालत। रिंकल को पता लगा, वो बदहवास रो रही, पागल हो गई। अब यही सब कुछ। शादी इनकी 2017 में हुई थी। इनको एक बेटा भी पैदा हुआ था, 5 साल का था इस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ। अब रिंकल भी रो रही है, सारे परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बाद में अंतिम संस्कार के लिए लेके आए, अंतिम संस्कार कर दिया। रवि के जो चाचा हैं उनको डाउट हुआ रिंकल के ऊपर, बहू के ऊपर। उसका जो रोने का ड्रामा था वो रोना कम और ड्रामा ज्यादा लग रहा था। जानबूझ के वो कुछ हाथ पैर फैल लेती, कभी बेहोशी का नाटक, कभी कुछ कभी कुछ। इसके पिताजी को भी रिंकल के ऊपर शक हुआ। इन्होंने पुलिस से इस बात को कहा, पहले रिंकल से ही बात करी इन्होंने। रिंकल से के सामने एक शख्स का नाम लिया, वो नाम लेते ही रिंकल जो है वो थोड़ी बहक गई। इन्होंने पुलिस को कहा कि हमें अपनी बहू के ऊपर शक है और हमारे बेटे का जो एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमें लग रहा है ये सोचे समझी कोई साजिश है। पुलिस को भी लग रहा था एक्सीडेंट का मामला, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और इस तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ, बिना मतलब बहू के ऊपर शक कर दे। पुलिस के ऊपर फिर भी उन्होंने कहा कि थोड़ी छानबीन कर लो, देख लो। बहू के ऊपर जब शक किया, अचानक से ऐसे किसी को उठा नहीं सकते, कोई ठोस सबूत नहीं था। जिसका पति मरा उसकी ही पत्नी को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल काम था। पुलिस ने भी रिंकल को कुछ नहीं कहा, रिंकल के फोन की कॉल डिटेल निकाली। एक नंबर ऐसा मिला जिससे ये काफी बातें किया करती थी। हादसे से पहले भी इन्होंने बातें की हैं और हादसे के बाद से इनकी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले काफी बातें हुई और उस नंबर पर एक लोकेशन भी इन्होंने शेयर कर रखी थी। पुलिस को इनके ऊपर शक हो गया। पुलिस ने उस जगह की लोकेशन ट्रैक की जहां पर यह हादसा हुआ था। जिस नंबर पर रिंकल बात करती थी, उस नंबर की लोकेशन वहीं के आसपास की पाई गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। एक जीप कार वहां पर दिखाई दी। उस जीप कार के मालिक को जब देखा गया, पता लगा ये जो मालिक है जीप कार का, इसका नाम है अक्षय। और जो नंबर है
वो नंबर भी अक्षय का ही है जिससे रिंकल काफी टाइम से बातें कर रही है। अक्षय डांगरिया इसका नाम था। पुलिस ने रिंकल को अरेस्ट किया सबसे पहले, इससे पूछताछ की, ये इधर उधर की बातें गुमराह करने लगी पुलिस को। पुलिस ने सख्ती बरती इसके ऊपर, पहले ये डगमगाई, बहकने लगी, इसने जबान खोल दी कि वो एक्सीडेंट नहीं, जो परिवार को शक था जिसका, वो बिल्कुल शक उनका सही निकला, एक्सीडेंट नहीं, रवि से इसने ही खुद ने ही उसका एक्सीडेंट कराया था। इसको इससे अक्षय को लेके आए, अक्षय से पूछताछ हुई, अक्षय से पूछताछ के बाद उसने भी कबूल कर लिया, दोनों को मीडिया के सामने लाकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में इनको जेल भेज दिया। अब ये जो पूरी कहानी निकल के जब सामने आई, क्यों इन्होंने इसको मरवाया बेचारे को, रिंकल और रवि ने प्रेम विवाह किया था और दोनों के ही परिवार वाले नहीं मानते थे जब उन्होंने शादी की थी। 2017 में शादी की थी। इस शादी को लेकर काफी लफड़े हुए। रिंकल के घर वालों ने मना कर दिया और रवि के घर वालों ने मना कर दिया। बाद में समझाइश हुई, परिवारों ने बात की, दुनिया समाज से लड़के कुल मिलाकर रवि ने उससे शादी की थी। रिंकल के जो माता पिता उन्होंने तो मना ही कर दिया था। ये ठीक ठाक परिवार से थे रवि, इसलिए उन्होंने शादी कर दी थी। शादी के बाद ये कुछ दिन तो सास ससुर के साथ ही रही रिंकल। उसके बाद ये अलग रहने लगे। अलग रहते थे जहां जिस जगह पर ये, वहीं पर ये अक्षय डांगरिया, ये इनका पड़ोसी था। दोनों की इनकी मुलाकातें होती रहती थी वहां। रवि अपने काम पर, रिंकल के घर वो एक बच्चा 5 साल का, उसको कभी इधर बिठा दिया, कभी उधर बिठा दिया, कभी बाहर खिलाने के लिए भेज दिया, कभी छत पे भेज दिया, कभी नीचे के कमरे में, कभी ऊपर के कमरे में, और उसका फायदा ये उठाते रहते थे। सब कुछ इन लोगों का चलता रहा इसी तरह से। रवि को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। जब रवि को पता लगा, पति पत्नी की लड़ाइयां होनी शुरू हुई। अब किसी की भी पत्नी ऐसे काम करेगी, पति को तो गुस्सा आएगा ही। रवि समझाता था, नहीं समझती थी। एक दिन चोरी छिपे इससे मिली, अक्षय से मिलने के बाद दोनों ने इन्होंने बात की, साथ रहने की, जीने मरने की इन्होंने कसम खा रखी थी। मुश्किल एक नहीं 2 थी। ये अक्षय भी शादीशुदा था और रिंकल भी शादीशुदा। दोनों ने कहा कि तू अपने पार्टनर को छोड़ और मैं अपने पार्टनर को छोड़ती हूं। अक्षय ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, वो चली गई। अब बारी थी रिंकल की तलाक देने की। रवि से तलाक देने के लिए कहा। रवि ने सारी दुहाइयां दी। जो शादी हुई थी जिस वक्त, उस वक्त जो आपस में इनकी बातें हुई थी, घर परिवार से लड़ना झगड़ना, ये सब कुछ समझाया उसको कि देख मैंने तुझसे किस तरह से शादी की थी, प्यार करते हैं हम तो, और क्यों अब इस तरह के काम कर रही है, हमारा 5 साल का बेटा भी है। रिंकल ने जिद पकड़ ली, मुझे तलाक दे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। रवि ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहाने ढूंढा करती थी लड़ाई करने के। जरा ऐसी औरतें ऐसी ही होती है, जब किसी भी शख्स से, यानी कि किसी पति से ही, अगर प्रेमी से भी उसको पीछा छुड़ाना होता है तो जरा सी बातों पर झगड़ा शुरू, बिना बात के झगड़ा शुरू, कहेगा कुछ, वो सुनेगी कुछ, और चिल्ला के बात करेगी, चिड़चिड़ी हो जाती है ऐसी औरत। यही सब कुछ इनके घरों में चल रहा था। अक्षय तो अपना एक तरफ बात हो रही थी, इनकी मिलना मिलाना अभी भी इनका जारी था। तलाक के लिए कहती थी, वो इनकार करता था। हर वक्त वो 4 व्हीलर से जाया करता था, जहां भी जाता था अपनी 4 व्हीलर से जाया करता था रवि। उस दिन वो बेचारा बुलेट खरीद के लेके आया। इन्होंने प्लानिंग पहले से बना रखी थी, 15 दिन पहले प्लानिंग बनाई थी। बुलेट के बारे में जिक्र किया होगा इसने रिंकल से कि मैं बुलेट खरीदने वाला हूँ। इन्होंने प्लानिंग बनाने का, बुलेट लेके आ रहा, और वो वहां जाएगा, इस तरह से करो। वो बुलेट लेके आया, घर पे खाना खाया उसने, बुलेट लेकर अपने मम्मी पापा के पास गया। इसने लोकेशन भेज दी उसके पास, रिंकल ने अक्षय के पास। वो जीप कार लेकर रास्ते में खड़ा हो गया एक सुनसान सी जगह पर, जहां पर कैमरे नहीं लगे हुए थे, ऐसी जगह। जिस वक्त ये रोड किनारे चल रहा था आराम से, मस्ती में, नई बाइक आराम से प्यार से लेके आ रहा था, ये फुल स्पीड से गाड़ी लेके आया और उसमें टक्कर ऐसी मारी, वो उछल के बेचारे का सर उसका रोड पे लगा। लगते के साथ ही वो थोड़ी देर तड़पा होगा वहां। इसने देखा भी उसको, वहां सन्नाटा था उस रोड पर जिस जगह ये एक्सीडेंट किया इसने। खूब सर पे चोट लगी, वहीं पे वो तड़प के मर गया। ये अपना गायब। रिंकल को फोन किया इसने, अक्षय ने, कि काम हो गया। बहुत खुश हुई, ऐसा रखा अपने आप को जैसे इसको कुछ नहीं पता। जब इसके पास फोन गया कि इस तरह से रवि का एक्सीडेंट हो गया, तब इसने ड्रामे शुरू किए। पूरे ड्रामे, ऐसे ड्रामे कि लोग भी, औरतें भी इसको पकड़ के समझा रही कि चुप हो जा, ये हो गया, वो हो गया, जो होना था हुआ, ये मंजूर था भगवान को, इसको समझा रहे। फिर अगर इसके चाचा को शक ना हो, इसके पिताजी के पास पहले से उस अक्षय का जिक्र ना हुआ हो, बेटे ने जिक्र कर दिया था इस अक्षय के बारे में और रिंकल के बारे में, तभी कहीं जाके उन पिताजी को और चाचा को शक हुआ था रिंकल के ऊपर। नहीं तो ये एक हादसा होता, और ऐसे हादसे मेरे भाइयों न जाने कितने लोगों के साथ करवा दिए जाते हैं। कहने को वो हादसे होते हैं, लेकिन वो सोची समझी साजिशें होती हैं। ख्याल रखें अपना। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मेरा अकाउंट बचा लो यार, शर्मिंदगी होती है कहते हैं तुमसे। मैं ऐसा हूं नहीं। 2 भाइयों की बीवी में लड़ाई हो रही थी, वो उसको कुछ कहती थी, वो उसको कहती थी। देवरानी जिठानी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जरा सी बातों पे लड़ाई, कभी साफ सफाई को लेके, कभी बच्चों को लेके,
कोई मौका नहीं चूकता था जो मुंहजोरी ना करती हो। एक दिन लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई, बाल वाल नोच लिए एक दूसरे के। बड़ा भैया घर पे था, उसने काफ़ी समझाया। अब ये कहाँ समझने वाली इस तरह से, इनकी ज़बान तो रुकती नहीं, अगर इनको अलग अलग भी कर दो ज़बान नहीं रुकती, इनकी ज़बान तो चलती रहती है, लपड़ 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 लपड़, कभी कुछ कभी कुछ, वो उसको कह रही वो उसको कह रही। छोटा भैया भी घर पे आ गया। अब छोटे वाले की अपने शोहर से सुना रही, वो अपने शोहर से सुना रही, वो उसको चढ़ाने पे लगी, वो उसको, इसने मुझे यूँ कहा, तुम तो यूँ हो, तुम्हारी वजह से होता है ये सब कुछ, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसा ना करो तो ये ऐसा ना करे, इनकी हिम्मत ना हो। फुल बरगला दिया उसको। बड़े भैया ने छोटे भैया की तरफ को देखा, उसके पास गया, हाथ पकड़ा भैया का, बाहर को लेकर आया उसको। एक परचून की दुकान है पास में ही, 2 कोल्ड ड्रिंक ली वहाँ से, एक छोटे भैया को दी, एक खुद ने ली। बोला पी आराम से, ये हमें लड़वाऊंगी? ये कल क्या ही हमें लड़वाऊंगी भैया भैया को? इनके चक्कर में कभी झगड़ा मत कर लिए, कभी झगड़ा कर लिया तो इनके चक्कर मत आइए, ये अभी थोड़ी देर में एक हो जाएंगी। इन्हें मर्दों की लड़ाई का नहीं पता, ये औरत की लड़ाई है, इनकी लड़ाइयों में कुछ नहीं बिगड़ता, जरा सी देर में लड़ेंगे, जरा सी देर में एक हो जाएंगी। ये मर्द की लड़ाई ऐसी है, जिंदगी भर चलती है, ये नहीं बोलते एक दूसरे से कभी भी। फिर अगर झगड़ा हो गया, मनमुटाव हमेशा रखते हैं, भैया भैया लड़ा करते, कोल्ड ड्रिंक पी आराम से। ऐसे ही एक गांव है बिजनौर का, अमीरपुर बेगा उर्फ बेगा वाला। 2 भाई हैं यहाँ, नदीम और सलीम। सलीम बड़ा भाई है, नदीम छोटा। सलीम की जो पत्नी है वो फरजाना, नदीम की पत्नी आसमा। दोनों में झगड़े होते रहते थे, अक्सर बहुत झगड़े होते थे। 1.5 साल पहले बंटवारा हुआ था, कभी बच्चों को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी अक्सर इनके लड़ाई झगड़े। बुधवार को बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, सलीम ने इनको समझा दिया, मामले को शांत करा दिया। अब नदीम की जो पत्नी थी, उन्होंने फ़ोन किया नदीम को, रो रो के उल्टी सीधी बातें सुनाई, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, और तुम्हारा जो भैया उसने भी यूँ करा मुझे। नदीम आया गुस्से में घर आया तो वहाँ भी रोना पीटना डाल दिया उसने, तुम्हारे भैया ने ये कर दिया, तुम्हारी भाभी ने यूँ कर दिया, ये फलाना ढिमकाना न जाने क्या कर, तुम तो ना मरा दो, तुम्हारे वैसा हो गया सब कुछ। नदीम को गुस्सा आया, संभल उठाया। रात के 11 बजे नदीम जो है वो, सलीम सो रहा था चारपाई पे, सोते हुए के सर पे मारा उसने, मार दिया बड़े भैया को। 20 बच्चों को लेके फरार है। याद रखना, इनके चक्कर में आके भाई पे हाथ में उठा देना। ये 4 दिन की आई हुई भाई भाई में ऐसी नफरत पैदा कर देती हैं, कभी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती उसके बाद, जब इनकी नफरत दिलो दिमाग में घुस जाती है। ये ऐसे ऐसे चढ़ाती हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोलती है। भाई से मत लड़ना, मेरी बात शायद आपको बुरी लगे, लेकिन लड़ना मत।